चलिए चलिए भाई जल्दी सेशन शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए। तो चलिए भाई जल्दी चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, आप लोग जवाब दीजिए जल्दी कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन एक में है, सॉरी ऑप्शन एक में है हाँ पूंजीवादी, ऑप्शन बी में समाजवादी, ऑप्शन सी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो देखिए भारत में अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जिसमें पूंजीवादी भी हो और समाजवादी भी हो, ठीक है, इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरी बात है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना, लाभ कमाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता का कल्याण करना, यानी कि जन कल्याण जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे यानी कि लाभ कमाना, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है लाभ कमाना भी है और जनता का कल्याण भी है। इसका मतलब क्या है कि 70% जो अर्थव्यवस्था हमारा है वो है लाभ कमाने वाला, यानी कि जिसमें जो है आप कह सकते हैं कि निजी व्यक्तियों के लिए व्यापार वाणिज्य में जो है आप कह सकते हैं भागीदारी। और एक है कुछ 30% ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार की भागीदारी होती है और सरकार का काम है क्या, जनता का कल्याण करना। जो हमको सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं दी जाती है, जनता को प्रोवाइड करवाई जाती है, लक्षित व्यक्ति तक जनता के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उसको हम कहते हैं जन कल्याण, यानी कि समाजवादी जो है अर्थव्यवस्था। तो भारत में वो दोनों हैं, यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार है ना, बिहार सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगा जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगा जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगा जा रहा है। ऑप्शन ए है कि विकास के लिए, ऑप्शन बी है राजनीति के लिए, ऑप्शन सी है उद्योग के लिए और ऑप्शन डी है शिक्षा के लिए। याद रखिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है बिहार के विकास के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन अब आगे बढ़ी, अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्थान की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्थान की स्थापना ऑप्शन है 1951, है ना। 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्थान की स्थापना हुई थी और इसको कहते हैं CSO, केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि जर्मनी किस महादेश में स्थित है। जर्मनी किस महादेश में स्थित है, बताइएगा कि जर्मनी किस महादेश में स्थित है। जर्मनी किस महादेश में स्थित है। ऑप्शन एक है यूरोप, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है एशिया और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। महादेशों की संख्या कितनी है, 7। और जर्मनी जो है वो है यूरोपीय महादेश में। यूरोपीय महादेश में सबसे बड़ा महादेश कौन है भैया, तो एशिया है। तो याद रखिएगा यूरोपीय महादेश। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है।
काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में है रेगुर मिट्टी, यानी कि रेगुर मिट्टी, दूसरा है चेरनोजेम मिट्टी, तीसरा है कपासी मिट्टी, और चौथा यानी कि डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो याद रखिए कि काली मिट्टी का जो अलग नाम है, दूसरा नाम है, वो है इनमें से सभी, यानी कि तीनों नाम है ना, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, चेरनोजेम मिट्टी और रेगुर मिट्टी, ये तीनों जो चारों नाम है वो काली मिट्टी के ही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सोपानी कृषि कहां की जाती है? सोपानी कृषि, सोपानी कृषि को हम कहते हैं सीढ़ीदार कृषि भी, सोपानी कृषि को हम सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सोपानी कृषि कहां की जाती है, सोपानी कृषि कहां की जाती है? तो एक है ऑप्शन ए में मैदानी भागों में, ऑप्शन बी है पहाड़ी भागों में, ऑप्शन सी है नदियों में, और ऑप्शन डी है घरों में। तो सोपानी कृषि यानी सीढ़ीदार कृषि, सीढ़ीदार कृषि कहां की जाती है? तो एक की जाती है पहाड़ी भागों में, यानी कि पहाड़ों पर की जाती है सोपानी कृषि। और पहाड़ों पर ही एक प्रकार की और कृषि की जाती है, उसको कहते हैं झूम की खेती, है ना। झूम की खेती जो है वो पहाड़ों पर की जाती है, खास करके झूम की खेती जो असम में ज्यादा प्रचलित है। असम में झूम की खेती को ही हम काटो जलाओ कृषि कहते हैं, काटो जलाओ कृषि, जलाओ कृषि, या फिर इसी को हम कहते हैं एक और इसका नाम है जो है झूम की खेती को याद नहीं आ रहा, तो ये झूम की खेती है आपका। अब आगे देखिए कि कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बताइएगा भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन एक है बिहार, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है आपका, हाँ, ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी में है त्रिपुरा। तो जो है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है बताइएगा। तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है भाई? तो झा, गु, रा, म, मी, त्र, प और छ, यानी कि झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, यानी कि 8 राज्य से गुजरता है। तो याद रखिए कि झारखंड से गुजरता है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा से, बिहार से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन हो गया आपका बिहार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि मुंबई हाई जो है वो किस लिए फेमस है? मुंबई हाई जो है वो किस लिए फेमस है? मुंबई हाई कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां से कि मुंबई हाई किस लिए फेमस है? तो ऑप्शन ए में है हीरा उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी में है कोयला उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी है तेल उत्पादन के लिए, और ऑप्शन डी है तांबा उत्पादन के लिए। मुंबई हाई, मुंबई आप देख रहे हैं कि ये जो इलाका है यहां से, ये भारत के इलाका, ये इलाके में जो है महाराष्ट्र है यहां से यहां तक, और यहाँ पर आपको गोवा मिल जाएगा, ये इलाका मुंबई का है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो इलाका है, जो नावा सेवा बंदरगाह इसी इलाके में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इलाका है ना, ये मुंबई हाई का क्षेत्र है। ये जो है आपको यहाँ पे तेल निकलता है ना, तेल, यानी कि कच्चा तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है मुंबई हाई। ठीक, अच्छा एक और भी है केजी बेसिन, नाम सुने होंगे, है ना। केजी बेसिन से क्या निकलता है? केजी बेसिन, केजी बेसिन कहाँ है भैया? तो यहाँ पे है, ये इस इलाके में कावेरी गोदावरी जो का क्षेत्र है उसी को कहते हैं केजी बेसिन। यहाँ से भी तेल निकलता है। रिलायंस कंपनी का यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तेल के क्षेत्र में। अगला प्रश्न पे आ जाइए, अगला प्रश्न पे आ जाइए। तो हाँ, कहता है कि भूमंडलीकरण का परिणाम क्या है? ऑप्शन है, सॉरी हाँ, प्रश्न है कि भूमंडलीकरण का क्या परिणाम है? परिणाम क्या है? भूमंडलीकरण का क्या परिणाम है? तो ऑप्शन ए है पूंजी का प्रवाह होना, ऑप्शन बी है विकास होना, ऑप्शन सी है नवाचार यानी कि नया टेक्नोलॉजी आना, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो भूमंडलीकरण का परिणाम जो है वो ये तीनों है, ये तीनों भूमंडलीकरण का परिणाम है। पूंजी का प्रवाह यानी कि बाहर से इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा, और विकास होना, डेवलपमेंट, बिल्कुल जो बाहर से जब पूंजी आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा तो बिल्कुल देश का विकास होगा। और सी है नवाचार, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई नई चीजें बनेगी, तो नवाचार भी भूमंडलीकरण का परिणाम है। भूमंडलीकरण को अंग्रेजी में हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। याद रखिएगा कि भारत में LPG
एलपीजी की शुरुआत कब मानी जाती है? 1991 से मानी जाती है। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत भारत में कब से? 1991 से। तो उसी में भूमंडलीकरण एक ऐसा क्षेत्र है जिसके कारण आज हम जो है दुनिया में कोई भी चीज उसका इन्वेंशन होता है, उसका निर्माण होता है, हमारे तक तो पहुंच जाता है। तो इसलिए जो है भूमंडलीकरण को इन सभी का परिणाम माना जाता है। आगे अगला प्रश्न पे आइए। तो प्रश्न कहता है कि भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा। भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? देखिए इसमें ऑप्शन है, जो टाइपिस्ट है ना उसमें मिस्टेक किया हुआ है, और महिला में ऑप्शन दिया है राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये दो तो महिला है, ये दो तो पुरुष है। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन है भाई? तो देखिए पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अच्छा, दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है भैया? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली प्रधानमंत्री जो है वो इंडिया की जो इंदिरा गांधी है। ठीक है, तो पहली महिला, अच्छा पहली महिला स्पीकर इंडिया के कौन है? जरा कमेंट करके बताइएगा, भारत के पहली महिला स्पीकर कौन है? तो उनका नाम देखिए, मैं बताएं तो मीरा कुमार उनका नाम है, जो बिहार से ही है। तो अगला प्रश्न पे आइए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही थी? ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1951 से 56, 1960 से 62, 2012 से 13 और 2007 से 18। पहली जो आपके पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक है? तो सबसे आसान प्रश्न है, 51 से 56 के बीच में। ठीक है, अच्छा भारत में कितने पंचवर्षीय योजना चली है? तो भारत में कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजना चली है। अंतिम पंचवर्षीय योजना था कौन सा? हाँ, तो अंतिम जो पंचवर्षीय योजना है वो है 12 से 17 में जो है इसको खत्म कर दिया गया था, क्योंकि योजना आयोग का ही जो है समाप्त कर दिया गया था। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, उसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है ना। तो ये नीति आयोग का गठन हुआ। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? एक है ऑप्शन विष्णुगुप्त शर्मा, एडम स्मिथ, फ्रेडरिक हायक और जॉन मेनार्ड केन्स। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए अर्थशास्त्र के पिता है कौन? तो पिता हम कहते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का फादर कहते हैं, इकोनॉमी ऑफ फादर ऑफ इकोनॉमी किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को। याद रखिए अर्थशास्त्र लेखक, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है ना, पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो विष्णुगुप्त शर्मा। इनका नाम आगे क्या है? कौटिल्य भी यही है, विष्णुगुप्त यही है, चाणक्य भी यही है, चाणक्य भी है। अच्छा, ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये अर्थव्यवस्था पर कम और राजनीति व्यवस्था पर ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक, अर्थव्यवस्था पर कम और राजनीति व्यवस्था पर ज्यादा लिखा हुआ है। और विष्णुगुप्त है वो किसके दरबार में है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विष्णुगुप्त है। एडम स्मिथ कौन है? ये एडम स्मिथ जो है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, जिसने जो है आधुनिक अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। और इसकी पुस्तक का नाम है क्या? द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया है कब? 1776 में। ठीक है, और फिर जब एडम स्मिथ की जो थ्योरी फेल कर जाती है, तब आते हैं कौन? जॉन मेनार्ड केन्स। और जॉन मेनार्ड केन्स की थ्योरी जब फेल कर जाती है, तब आते हैं फ्रेडरिक हाइक। तो अभी जो अर्थव्यवस्था है वो फ्रेडरिक हाइक की भी अर्थव्यवस्था फेल कर चुकी है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा इसको। अब जो है देखिए, जो एडम स्मिथ है जिसने लिखा है वेल्थ ऑफ नेशन, तो वेल्थ ऑफ नेशन का मुख्य जो फिलोसफी क्या है? वो है इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड मतलब कि अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ की परिकल्पना किसने किया है? तो एडम स्मिथ ने किया है। अदृश्य हाथ क्या कहता है? अदृश्य हाथ कहता है कि जो है बाजार को आप छोड़ दीजिए, बाजार को कोई मैनेज नहीं करेगा, बाजार खुद ब खुद मैनेज होगा। उसके पास खुद ब खुद मैनेज करने का एक आइडिया होता है बाजार के पास। तो ये जो है आपका इनविजिबल हैंड की स्थापना नामक थ्योरी दिया था कौन? तो आपका एडम स्मिथ। अगला प्रश्न पे आ जाइए कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सबसे आसान प्रश्न है।
और ये है आपका बुध, सबसे आसान, सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध, और सबसे दूर ग्रह है वरुण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पारसेक किसका इकाई है? पारसेक जो है ऑप्शन 1 है प्रकाश की इकाई है, ऑप्शन 2 है दूरी की माप की इकाई है, और ऑप्शन सी है समय के माप की इकाई है, और ऑप्शन डी है चाल की माप की इकाई है। पारसेक किसका जो है इकाई है? तो ये तो जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा, ये तो दूरी का मापन है। अगला प्रश्न पे आ जाइए। आगे प्रश्न कहता है कि समुद्री प्रदूषण का मापक कौन है? समुद्र में जो प्रदूषण होता है इसका मापक कौन है? समुद्र का प्रदूषण का मापक कौन होता है, मतलब कि समुद्र में इंडिकेटर का काम कौन करता है? ऑप्शन 1 में है प्रवाल, ऑप्शन बी में है समुद्री जीव, और ऑप्शन सी में है समुद्री पेड़, और ऑप्शन डी में है समुद्री जल। यानी कि समुद्री प्रदूषण का मापक कौन है? प्रवाल मापक है, समुद्री जीव मापक है, समुद्री पेड़ मापक है, समुद्री जल मापक है। तो कौन है? तो याद रखिएगा समुद्री प्रवाल जो है वो मापक है समुद्री प्रदूषण का। प्रवाल वही है जो जहां पे जो है समुद्र हेल्दी होता है, मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है काफी बेहतर होता है, वहां पर प्रवाल पनपते हैं। और भारत में प्रवाल जो है वो कई स्थानों पर, खास करके आप देखिए क्या अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, और भी जो है जगहों पर, मन्नार की खाड़ी में प्रवाल काफी देखने को मिलता है। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि सबसे बड़ा प्रवाल की जो बैरियर है, प्रवाल का जो सबसे बड़ा पहाड़ है, आपको दिखेगा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूरब और जो है उत्तरी तट के कोने पे आपको दिख जाएगा सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति। अब आगे प्रश्न पे आइए। कहता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना किलोमीटर कम है? सॉरी, ऑप्शन है कि आप देखिएगा यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर है। क्या है भाई? कम है, अधिक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। पर ध्रुवीय व्यास, विषुवतीय व्यास आप लोग समझ रहे होंगे, तो ये पृथ्वी है, मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये भैया ज्यादा गोल हमसे नहीं होता ही। तो ये जो है आपका ध्रुव है, और ये है विषुवत रेखा, यानी कि ये जो है अक्ष है आपका पोल, ये है नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। तो ध्रुव जो है और ये है विषुवत रेखा, तो चौड़ा कौन है? तो याद रखिए कि 12,757 किलोमीटर जो है आपका ये है, आपको क्या कहते हैं? विषुवतीय व्यास। और ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर है। तो आप देखिएगा कि कौन बड़ा हुआ? बड़ा हुआ आपका विषुवतीय व्यास। तो कितना बड़ा हुआ? 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर विषुवतीय व्यास जो है वो बड़ा है। बड़ा इसलिए क्योंकि पृथ्वी जो है वो इस इलाके में चपटा है, बाहर की ओर निकला हुआ है, और पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसा है? लघुवक्ष गोलाभ है, यानी कि जियाड की तरीके से है। तो याद रखेंगे कि ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। ठीक, अगला प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन शीत मरुस्थल नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन शीत मरुस्थल नहीं है? शीत मरुस्थल समझते हैं? कोल्ड मरुस्थल, यानी कि कोल्ड डेजर्ट। निम्नलिखित में से कौन शीत मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए में है तारिम, ऑप्शन बी में है टकला मकान, ऑप्शन सी में है थार मरुस्थल, और ऑप्शन डी में है गोबी मरुस्थल। तो निम्नलिखित में से कौन जो है शीत मरुस्थल नहीं है? देखिए तारिम है, तारिम आपको मिल जाएगा मध्य एशिया में, टकला मकान चीन में मिल जाएगा आपको, थार इंडिया में मिल जाएगा आपको, और गोबी मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर मिल जाएगा। तो थार जो है वो जो हॉट मरुस्थल है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और बाकी जो है वो आपको मिल जाएगा कोल्ड मरुस्थल। जो आप देख रहे हैं कि तारिम है, एक और भी कोल्ड मरुस्थल में आता है तुंगुन, है ना? तुंगुन जो है वो भी आपको कोल्ड मरुस्थल में आता है। और बाकी जितने भी हैं एशिया में, रब अल खाली, दस्ते कबीर, दस्ते लूट, है ना? ये सारे जो हैं वो आपको, सीरिया का मरुस्थल है, आपको मिल जाएगा, आप नामीबिया का मरुस्थल है आपको, जितने भी चलिए ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा डेजर्ट है। उसी प्रकार से सहारा डेजर्ट है, नूबियन डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, मोजेव है, सोनोरन है, इतने सारे डेजर्ट है, सब जो है जितने भी है लगभग आपको हॉट डेजर्ट है। आगे प्रश्न में आइए। महाद्वीपीय विस्तार का सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्तार का सिद्धांत किसने दिया था? कौन बताएंगे भैया? जरा सा बताइएगा, महाद्वीपीय विस्तार का सिद्धांत किसने दिया था?
देखिए महाद्वीपीय विस्तार का सिद्धांत दिया था ऑप्शन एक में है आर्थर होम्स, ऑप्शन बी में अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन सी है जॉर्ज लेमेंतर और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है वो दिया है आपको अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। ठीक है, 1912 में। जॉर्ज लेमेंतर ने क्या दिया है? जॉर्ज लेमेंतर ने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया है, बिग बैंग थ्योरी, है ना, बिग बैंग थ्योरी जो है वो कौन दिया है? तो जॉर्ज लेमेंतर ने दिया है। आर्थर होम्स का संवहन धारा सिद्धांत है, संवहन धारा सिद्धांत। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक कलाकृतियां निम्नलिखित में से कौन है? ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक कलाकृतियां निम्नलिखित में से कौन है? याद रखिएगा कि ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक कलाकृतियां कौन है। जरा सा आप लोग अगर जानते हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए भाई कि ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक कलाकृतियां कौन है। हाँ, ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक कलाकृतियां कौन है? तो एक है बैथोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक और इनमें से एक से अधिक। इसमें मैंने 5 ऑप्शन कर दिया है, याद रखिए ये सारे हैं, है ना। इसमें जो बैथोलिथ भी है, फैकोलिथ भी है, सील है, डाइक है, लैकोलिथ भी है, लैपोलिथ भी है। ठीक, तो ये सारे जो है इसमें और भी आते हैं, लैकोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, ये सारे जो हैं वो ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक, जो पृथ्वी के अंदर ही जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इस तरीके से आप देखिएगा कि ये जो है पृथ्वी का ऊपरी सतह है और ज्वालामुखी यहाँ से फट करके बाहर जब निकलता है ना, तो ज्वालामुखी इसी में आकर के रह जाता है, ऐसा करके अंदर ही जम जाता है, पृथ्वी के अंदर ही। इसको हम पृथ्वी के अंदर ही स्थलाकृति जम जाता है, इसको हम कहते हैं, बहुत सारे स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है ये बैथोलिथ। इसमें सबसे बड़ा जो स्थलाकृति होता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा सबसे नीचे, उसको हम कहते हैं जो है, हाँ, बैथोलिथ नहीं, लैकोलिथ कहते हैं उसको, सबसे बड़े को लैकोलिथ। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया झील स्थित है कहां पर? विक्टोरिया झील, कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे ना, उनको पता होगा विक्टोरिया लेक कहां है। जो विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील कहां है भैया? तो अफ्रीका में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया में है। देखिए विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका में है, विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। और विक्टोरिया झील के साथ साथ में जानते हैं अफ्रीका में एक बहुत बड़ा घाटी भी, इसको कहते हैं भ्रंश घाटी, महान घाटी, है ना। महान घाटी जो है आपको दिख जाएगा, जो अफ्रीका में है। और महान घाटी में कई झीलें स्थित हैं, महान घाटी में कई झील स्थित है। उसमें आप देखिएगा कि शुरू होता है यहाँ से मिस्र से, और आगे आपको चला जाएगा कहाँ तक? नामी, वहां तक क्या कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे, आगे दक्षिण अफ्रीका तक। ठीक है, इसमें आपको दिख जाएगा जो है मतलब ये है जी, बहुत सारा झील है उसमें, एक्चुअली अभी नाम हमें दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा। तो विक्टोरिया झील जो है महान भ्रंश घाटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, विक्टोरिया झील जो है महान भ्रंश घाटी का पार्ट नहीं है, ये अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुनामी का कारण क्या है? सुनामी, सुनामी का कारण क्या है? सुनामी तो सब लोग जानते हो, 2004 का सुनामी लगभग सबको याद होगा। 2004 में सुनामी आया था, वो जो है, जो भी एग्जाम देंगे उन सबको पता होगा 2004 में सुनामी आया था जो। तो 2004 की सुनामी सबको पता है। तो याद रखिएगा कि 2004 के सुनामी का कारण क्या है? समुद्री प्लेटों का टकराना, समुद्री ज्वालामुखी का विस्फोट, समुद्र में परमाणु विस्फोट और एक से अधिक। तो याद रखिए सुनामी का कारण इनमें से सभी है ना। सुनामी अक्सर समुद्र में ही आता है, समुद्र के अंदर अगर कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है या फिर प्लेट टेक्टोनिक हो जाता है, इसके कारण जो है समुद्री जो सतह है वो अनबैलेंस हो जाते हैं। इसके कारण पूरा का पूरा पानी जो है वो सक्रिय हो जाता है, पानी में एक अलग गति का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण जो तटों पर जान माल की हानि होती है। समझ गए? तो ये है आपका इनमें से। अच्छा, सुनामी जो है कहां से लिया गया शब्द? तो ये लिया गया है आपको जापानी शब्द है सुनामी। ठीक, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर की पहाड़ी नहीं है? पूर्वोत्तर, है ना, निम्नलिखित में से कौन पूर्वोत्तर की पहाड़ी नहीं है ना? पूर्वोत्तर की पहाड़ी, अब देखिएगा कि ये आपका अगर भारत इस तरीके से आप बनाते हैं तो ये आपको जो इलाका है ना, ये वाला, ये तो पूर्वोत्तर वाला पहाड़ी है। तो कौन नहीं है? यहाँ पे डाफला है, मिरी है, अबोर है, सेवराय है, कौन सा पहाड़ी पूर्वोत्तर में नहीं है? तो याद रखिएगा कि डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी यहाँ पे है,
यहाँ पे जो है पटकई है, यहाँ पे बूम है, यहाँ पे मिजो की पहाड़ी है, यहाँ पे यहाँ पर जो है आपको मणिपुर की पहाड़ी मिल जाएगा। इस इलाका में आपको गारो, खासी, जयंतिया मिल जाएगा। पश्चिमी कछार यहाँ पर, तो इतनी सारी पहाड़ियां जो है पूर्वोत्तर में है। तो इसमें जो अबोर है ना, सॉरी सेवराय है, वो दक्षिण में है। दक्षिण में आपको मिल जाएगा सेवराय, यहाँ पे और भी मिल जाएंगे जो है जैसे कि शेषाचलम, शेषाचलम की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी दक्षिण में, और नीलगिरी की पहाड़ी, दोदा बेटा की पहाड़ी दक्षिण में आपको मिल जाएगा ये। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि अफ्रीका में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका में जो है कॉफी के बागान को क्या कहते हैं अफ्रीका में? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, ये अफ्रीका नहीं है ये, ठीक है ना, ये है आपको दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं, एजेंडा कहते हैं और सवाना कहते हैं। तो याद रखिए कॉफी के बागान को यहाँ पे फेजेंडा कहते हैं, कॉफी के बागान को। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह कहां हुआ था? मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह आसान प्रश्न है भाई। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? देखिए मोपला विद्रोह हुआ था, ऑप्शन है केरल में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। ताड़ी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ताड़ी विरोध आंदोलन। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में, ठीक है। चलिए नील विद्रोह कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल में। और जो है लोटा विद्रोह कहां हुआ था? बिहार में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या होता है? निम्नलिखित में से उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या होता है? ऑप्शन है मृदा प्रदूषण होता है, ऑप्शन बी है जल प्रदूषण होता है, और ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण होता है, और इसमें से एक से अधिक। तो कहता है कि उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या होता है? देखिए उर्वरक के अधिक प्रयोग से जो है वो मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होता है, और वायु प्रदूषण जो है देखिए अगर आप कोई छिड़काव करके फसल पे कोई ये करते हैं, क्या करते हैं, उर्वरक छींटते हैं, तो इससे वायु प्रदूषण भी होता है, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा डी, एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? ऑप्शन है आपका, हाँ ऑप्शन है आपका कि रियो डी जेनेरियो में, बी ऑप्शन है कि क्योटो में, ऑप्शन सी है शिकागो में, और ऑप्शन डी है लंदन में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? ये आसान प्रश्न है, ये आपका रियो डी जेनेरो कहां है भैया? तो ब्राजील में है, ये ब्राजील में है। ब्राजील की राजधानी कहां है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। 2024 में G20 का बैठक कहां होगा? तो ब्राजील में होगा। और ब्राजील के जो अभी राष्ट्रपति थे कौन सा? लूला डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा, ठीक। अच्छा ब्राजील में एक और जगह साओ पालो है ना, ब्राजील के कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? तो बताइए कि चुनाव आयोग ऑप्शन एक में है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी में है नीति आयोग, ऑप्शन सी में है वित्त आयोग, और ऑप्शन डी में अनुसूचित जनजाति आयोग। तो बताइए कि संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? देखिए चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, अनुसूचित जनजाति आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, यूपीएससी जो है संवैधानिक संस्था है, जो है इसको एक ये भी है, क्या कहते हैं उसको कि सीबीसी संवैधानिक संस्था है, जो है ये भी है ना, एक और भी है जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये भी सब संवैधानिक संस्था है। इसमें नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो 2015 में, है ना। एक कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 जनवरी 2015 किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी, है ना, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन एक में है टोडरमल, ऑप्शन बी में है पाणिनि, ऑप्शन सी में है हेनसोंग, ऑप्शन डी में फाइयान। तो देखिए अष्टाध्यायी के लेखक है कौन? पाणिनि है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अच्छा टोडरमल किसके दरबार में है? तो अकबर के दरबार में है। और हेनसोंग कौन है? जो हेनसोंग है और फाहियान, ये दोनों चीनी यात्री है जो हर्षा के काल में, गुप्त काल में आया था। आगे देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? ऑप्शन एक है जो है राजगृह में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में, और ऑप्शन डी है
कुंडल वन में। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, बताइए, आसान प्रश्न है ये। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कहाँ, कुंडल वन, कहाँ, कश्मीर में। कब, 98 ईस्वी में हुआ था। किसके काल में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक, तो ये प्रश्न है आपका। अगले प्रश्न पे आ जाइए कि वैदिक काल में सुदखोर को क्या कहते थे। वैदिक काल में सुदखोर को क्या कहते थे। ऑप्शन है ईमानदार व्यक्ति, वैदिक काल में जो सुदखोर होते थे ना उनको क्या कहते थे, ईमानदार, बेकनॉट, फनी यानी कि पन, फनी पन, पनी होगा, हाँ पन, क्या कहते थे इसको, देखिए इसको कहते थे हम बेकनॉट। जो ये है वैदिक काल में सुदखोर होते थे उसको हम बेकनॉट करते हैं। अच्छा, वैदिक काल में जो महिलाएं, जो महिलाएं होती थी, जो बच्चियां होती थी, लड़कियां होती, उनको क्या कहते थे, उनको कहते थे हम दुहिता, पुत्री को हम दुहिता कहते थे। अगला प्रश्न है कि हाल में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। वर्तमान में गाजा और जो इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, हसन रूहानी, नेतन्याहू, डी रूजवेल्ट और एमर्सन मनांगागवा, कौन है भैया इनके प्रधानमंत्री कहाँ के, इजराइल के। तो ये है आपका नेतन्याहू। ठीक है, नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, चलिए। अच्छा, एकमात्र यहूदी देश इजराइल। अगले प्रश्न पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से तापमान किस पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से तापमान जो है वो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन एक है ऊंचाई पर, ऑप्शन बी है पवन पर, ऑप्शन सी है जल धाराओं पर, और ऑप्शन डी है वनस्पति पर, और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक। तो ऑप्शन देखिए, तापमान निर्भर करता है किस पर, तो इनमें से सभी पर, है ना, तापमान इनमें से सभी पर निर्भर करता है, याद रखिए। ऑप्शन है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है। ऑप्शन एक है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी, और एक से अधिक। देखिए, अगर मोतीलाल नेहरू नहीं होता तो चित्तरंजन दास अकेले हो जाते, लेकिन मोतीलाल नेहरू है तो दोनों मिलकर के ही गठन किया था 1923 में। और 1922 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे चित्तरंजन दास, और इसकी जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में हुआ था गया में, है ना। और 1912 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ, पटना में। पटना कहाँ, बांकीपुर में इसका अधिवेशन हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, और एक से अधिक। एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एक से अधिक। तो याद रखिएगा कि जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट ने भी किया है और बाल गंगाधर तिलक ने किया है ना। तो पहले किया था शायद अप्रैल में जो है बाल गंगाधर तिलक ने, और सितंबर में एनी बेसेंट ने किया था। तो ये दोनों ने किया था, एनी बेसेंट ने और होम रूल के साथ। आगे बढ़िए कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला आंदोलन किसने किया था। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला आंदोलन किसने किया था। ऑप्शन एक है सन्यासियों ने, फकीरों ने, चोरों ने, किसानों ने। किसने किया था अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन जो है वो किए थे कौन, तो सन्यासियों ने किया था। कब किया था, तो 1763 से लेकर के 1800 के बीच में किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागर में नहीं गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागर में नहीं गिरती हैं। ऑप्शन है भाई यहां पर कि मांडवी, हाँ ऑप्शन है मांडवी, जुआरी, पेनेरू और लूनी। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। देखिएगा ये जो है भारत का जो है क्षेत्र है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी नहीं है। याद रखेंगे कौन कौन सा जो नदी अरब सागर में गिरता है, तो याद रखिए लूनी, यहाँ पे एक माही नदी है जो थार रेगिस्तान, हाँ थार रेगिस्तान और कच्छ के दलदल में समा जाती है, जो यहाँ से निकलता है एक अरावली पर्वत से यहाँ पे। तो लूनी, माही इधर ही आ जाता है। यहाँ पे जो है आपको नर्मदा, ताप्ती दिख जाएगा, यहाँ पे मांडवी, जुआरी दिख जाएगा, यहाँ पर जो है एक नदी है पेरियार, है ना। तो इस प्रकार से नदी है, तो कौन नहीं गिरता है, तो आपको दिख जाएगा कौन सा, पेनेरू। देखिए पेनेरू और पेन्नर इधर गिरता है, पेनेरू पेन्नर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऋषिकुल्या रिवर, महानदी के पहले ऋषिकुल्या रिवर, यहाँ ब्राह्मणी, बैतरनी, यहाँ पे दामोदर, और इधर आपको गंगा आपको दिख जाएगा आगे। ठीक, तो ये नदी है, तो नहीं गिरता है कौन, आपको पेनेरू नहीं गिरता है। कहाँ, अरब सागर। बाकी सब कहाँ गिरता है,
अरब सागर में गिरता है, पेनेरू गिरता है बंगाल की खाड़ी में यानी कि बे ऑफ बंगाल में। अगला प्रश्न पे आइए कि रेशम के कीड़े किस पत्ते पर पलते हैं, है ना। रेशम के कीड़े को किस पत्ते पर पाला जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन एक है आम के पत्ते पर, ऑप्शन बी है तुलसी के पत्ते पर, ऑप्शन सी है सहतूत के पत्ते पर, और ऑप्शन बी है बैंगन के पत्ते पर। बताइए भाई कि रेशम के कीड़े को किस पत्ते पर पाला जाता है। रेशम के कीड़े को पाला जाता है सहतूत के पत्ते पर, सहतूत यानी कि तूत के पत्ते पर पाला जाता है, ठीक। अच्छा, रेशम कितने प्रकार के होते हैं? रेशम मलबरी रेशम, ईर रेशम, तरस रेशम, है ना, मुगा रेशम भी। तो आप देखिए 3-4 प्रकार के रेशम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं कि भारत की जलवायु निम्नलिखित में से कौन सी है ना। भारत की जलवायु जो है निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु भारत की है, तो आप बताइएगा। ऑप्शन एक है शीत कटिबंध, ऑप्शन बी है उपोष्ण कटिबंध, और ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंध, और ऑप्शन डी है शीतोष्ण कटिबंध। शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। भारत की जलवायु कैसी है? देखिए भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है ना। बिहार में जो है, उत्तरी बिहार जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। तो संपूर्ण भारत जो है हम लोग उसको उष्ण कटिबंधीय मानते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से काली मिट्टी कौन से राज्यों में पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से काली मिट्टी कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो ऑप्शन देखिएगा, गुजरात में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी है कर्नाटक में, और ऑप्शन एफ है इनमें से एक, हाँ इनमें से एक से अधिक। तो बताइएगा कि आप जो है ये काली मिट्टी कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। देखिए काली मिट्टी इन सभी राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी इन सभी राज्यों में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, कुछ भाग तेलंगाना में भी मिलता है इसका काली मिट्टी का, और जो है तो काली मिट्टी ये है, इन सभी राज्यों में पाई जाती है। अच्छा, भारत में जो है आपको बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे जरूर मिट्टी मिलेगा आपको। तो कहां से? तो असम शुरू होता है, असम से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल बिहार, बिहार के बाद आपको दिख जाएगा जो है ये क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपको जो है हरियाणा, पंजाब, जो है ये आपको या राजस्थान, कुछ भाग मध्य प्रदेश का इलाका जो है, ये सब जो है कौन सा इलाका में है आता है? तो मतलब कि मैदानी इलाका में आता है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में आता है, ठीक है। तो आज जो है इतना ही है इस वीडियो में, और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा फिर वो, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।